आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के एक बेहद ही महत्वपूर्ण शीर्षक जिसका नाम है वाक्य रचना की अशुद्धियाँ उनका शोधन। प्रस्तुत पाठ हमें यह बताता है किस प्रकार से हम शुद्ध वाक्यों को लिखें तथा बोलें और अशुद्ध वाक्यों को किस प्रकार से पहचाना जा सकता है तथा उन्हें शुद्ध किया जा सकता है। क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन में न जाने कितने ही वाक्यों का प्रयोग करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि वाक्य शुद्ध किस प्रकार से बोले जाएं, किस प्रकार से लिखे जाएं। तो इस पाठ के अंतर्गत इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा की गई है। देखिए, यदि हमें पता हो कि हिंदी भाषा में जो विशेषण है वह अपने विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार बदलते हैं। तो यहाँ देखिए, विशेषण है मीठा और इसका विशेष्य है चाय, क्योंकि यह चाय के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगर हम यह जानें कि यह चाय के अनुसार ही बदलेगा, तब यहाँ पूरा वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मीठी होना चाहिए, मीठा नहीं। तुमने गंदा कपड़े क्यों पहने हैं? अब यहाँ गंदा देखिए कपड़े के अनुसार बदल रहा है, इसलिए यह गलत है। यहाँ होना चाहिए गंदे, ठीक, तब यह वाक्य सही होगा। इसी तरह यदि किसी वाक्य में आने वाले पदों का क्रम आपको यदि नहीं पता है तो भी आप गलतियाँ करते हैं। वाक्य का मैंने कई बार बताया है, हिंदी भाषा में पहले कर्ता आता है, फिर यदि कर्म है तो कर्म आता है, फिर उसके बाद आता है क्रिया, ठीक। तो इस तरह से देखिए, किस समय आना आप, किस समय आना आप। अब यहाँ देखिए कर्ता को इधर कर दिया है, जो आप है इसको एकदम अंत में कर दिया है, ठीक। खाएंगे क्रिया अंत में है, ठीक है, लेकिन आपको अंत में कर दिया है, तो यहाँ ये गलत होगा। इसका सही वाक्य होगा आप किस समय खाना खाएंगे। खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। अब देखिए, यहाँ खिलाओ क्रिया है और काट कर भी क्रिया है, लेकिन यह क्रिया मध्य में आ गई है और गाजर इसके बाद आ गया है, तो इसका सही होगा गाजर को काट कर खरगोश को खिलाओ। कभी कभी किसी अन्य भाषा के प्रभाव में कुछ गलत प्रयोग चल पड़ते हैं और वे व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध माने जाते हैं। जैसे दिल्ली की हिंदी में प्रायः लोग इसे इस प्रकार से वाक्य लिखते हैं, मैंने खाना खाया है। जैसे दिल्ली में लोग बोलते हैं मैंने खाना खाया है, लेकिन इसका सही प्रयोग है मुझे खाना खाना है। कहते हैं मैंने खाना खाना है, और यहाँ इसका सही प्रयोग होगा मुझे खाना खाना है। मेरे को भी अपने साथ ले चलो, ये दिल्ली में बोलते हैं लोग ऐसी भाषा, तो यहाँ सही भाषा होगी मुझे भी अपने साथ ले चलो। अशुद्धि करने वाले को नियमों का सही जानकारी दे दी जाए तो फिर अशुद्धियाँ नहीं होती। हिंदी की वाक्य संरचना में प्रायः 4 प्रकार की अशुद्धियाँ मिलती हैं। पहली है पदक्रम संबंधी, पदों का क्रम किस प्रकार होना चाहिए उस संबंध की जो गलती हम लोग करते हैं। जैसे हिंदी वाक्य में क्रमशः कर्ता होगा, फिर कर्म होगा, फिर क्रिया होगी। यदि सकर्मक क्रिया है तभी कर्म होगा, यदि अकर्मक क्रिया है तो कर्ता होगा और क्रिया होगा। जैसे बच्चा दूध पीता है, यहाँ दूध कर्म है अर्थात सकर्मक क्रिया है, तो यहाँ पे कर्ता कर्म और क्रिया, यह सही होगा। यदि अकर्मक क्रिया हो तो देखिए कर्ता और सिर्फ क्रिया होता है। जैसे बच्चा कर्म है नहीं तो सोता है क्रिया, ये भी सही होगा। अप्रत्यक्ष कर्म प्रायः प्रत्यक्ष कर्म के पहले ही आता है। अप्रत्यक्ष कर्म किसे कहते हैं? देखिए, जैसे मोहन ने शीला को किताब दी, तो इसमें किताब प्रत्यक्ष कर्म है और शीला अप्रत्यक्ष कर्म है, ठीक। क्या दी? किताब दी तो ये प्रत्यक्ष कर्म है, किससे दी, किसको दी तो ये अप्रत्यक्ष कर्म है, तो शीला को दी तो ये अप्रत्यक्ष कर्म है और ठीक इसके पहले आता है। विस्मयादि बोधक जो शब्द होते हैं वह वाक्य में पहले आते हैं, जैसे हाय मैं मर गया, तो जो विस्मय के शब्द होंगे वह वाक्य में पहले आएंगे। इसके बाद देखिए कुछ उदाहरण, क्या तुम मुंबई जाओगे? इसका उत्तर हाँ या ना में दिया गया है
अर्थात ऐसे शब्द जो ऐसे वाक्य जो हैं ये प्रश्नवाचक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कभी कभार ये प्रश्न सूचक जो शब्द हैं बीच में भी आ सकते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, दरवाजे पर कौन खड़ा है, ठीक। अब देखिए क्रिया विशेषण के संबंध में दिया गया है। क्रिया विशेषण सदैव क्रिया के पूर्व आएगा, क्योंकि क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है, इसलिए प्रत्येक दशा में क्रिया के पहले आएगा। देखिए वह धीरे धीरे लिख रही है। अब यहाँ क्रिया है, लिख रही है, क्रिया का पदबंध है, लिख रही है, और इसके ठीक पहले उसके रीति आई है, किस प्रकार से लिख रही है। तो धीरे धीरे लिख रही है, इसकी विशेषता है। तो क्रिया विशेषण की यही विशेषता है कि क्रिया से ठीक पहले आएगी। मैं कल 4 बजे स्टेशन पहुंचूंगा। अब देखिए पहुंचूंगा क्रिया है और ठीक इसके पहले आया 4 बजे, समय का बोध कराया गया है। तो क्रिया विशेषण हमेशा क्रिया के पहले आता है। वाक्य के विभिन्न पदों के बीच तर्क संगत निकटता होना आवश्यक है। जैसे खरगोश को काट कर सब्जी खिलाओ, यह अशुद्ध वाक्य। सब्जी काट कर खरगोश को खिलाओ। अब देखिए खरगोश को नहीं काटना है, सब्जी को काटना है। तो सब्जी को काट कर खरगोश को खिलाना है। तो जो वाक्य के मध्य जो शब्द हैं उनके मध्य जो है निकटता होनी चाहिए। जैसे सब्जी को काटना है तो पहले हम सब्जी को काटेंगे, तो वाक्यों में भी सब्जी के बाद काट कर लिखेंगे। पदक्रम संबंधी सामान्य अशुद्धियाँ देखिए, वह अखबार क्या पढ़ेगा। अब देखिए यहाँ देखिए इसका होना चाहिए क्या वह अखबार पढ़ेगा। वह खाएगी, तो यहाँ होना चाहिए वह तो खाएगी। कितना सुंदर वाह चित्र है यह। अब देखिए हमने बताया कि वाह जो है विस्मय का भाव लाता है, और विस्मयादि बोधक शब्द हमेशा वाक्य के पहले होते हैं। तो वाह कितना सुंदर चित्र है। पत्र ये किसने लिखे हैं। अब देखिए ये पत्र किसने लिखे हैं, इसका सही होगा, ठीक, क्योंकि कर्म है पत्र, और कर्म पहले नहीं आता, पहले कर्ता आता है। तो ये पत्र किसने लिखे हैं। अन्विति संबंधी अशुद्धियाँ, अन्वितियाँ पिछले पाठ में हमने पढ़ा है अन्वितियाँ, और उन्हीं के संबंध में जो गलतियाँ हम करते हैं उसके बारे में लिखा गया है। वाक्य में कर्ता क्रिया अनुवति प्रमुख नियम इस प्रकार है। यदि कर्ता की संज्ञा परसर्ग रही, परसर्ग मतलब होता है जो कारक के चिन्ह होते हैं, जो 8 कारक हैं उनके जो चिन्ह हैं, कर्ता का नि, कर्म को, तो ये जो चिन्ह हैं इन्हीं को परसर्ग कहते हैं। तो यहाँ कह रहा है यदि कर्ता की संज्ञा परसर्ग रहित मतलब परसर्ग के बिना हो तो क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार ही बदलेगी। यह कहने का यह मतलब है यदि कर्ता के बाद किसी भी कारक की विभक्ति नहीं आई है तो क्रिया सदैव कर्ता के अनुसार बदलेगी। देखिए बच्चे मैदान में दौड़ते हैं। अब यहाँ बच्चे हैं कर्ता, इसके बाद कोई भी विभक्ति नहीं है, तो यहाँ पे दौड़ते जो क्रिया है यह बच्चों के अनुसार बदलेगी। लड़कियाँ आम खाती हैं। अब देखिए यहाँ आम के स्थान आम पुल्लिंग है, लड़कियाँ स्त्रीलिंग है, जबकि क्रिया यहाँ स्त्रीलिंग है। इसका मतलब है कर्ता के बाद कोई भी कारक का चिन्ह नहीं आया है, कोई भी परसर्ग नहीं आया है, इसलिए जो क्रिया है वह कर्ता के अनुसार बदल रही है। अब देखिए यदि कर्ता के साथ परसर्ग प्रयुक्त हुआ, अभी तक था कि कारक के चिन्ह नहीं आए थे, अब कह रहा है कर्ता के साथ यदि कारक के चिन्ह आए हैं तो क्रिया कर्म के अनुसार बदल जाएगी। लड़कों ने, देखिए कारक का चिन्ह है ने, आम खाए, तो यहाँ क्रिया आम जो है, क्रिया जो है खाए, वह आम के अनुसार जो कर्म है उसके अनुसार बदल रही है। लड़कों ने रोटियां खाई, यहाँ खाई क्रिया जो है रोटियों के अनुसार बदली है, क्योंकि कर्ता के बाद ने कारक का चिन्ह आया। यदि कर्ता तथा कर्म दोनों में परसर्ग रही, तो यदि परसर्ग सहित हो तो क्रिया तटस्थ हो जाती है, वह सदैव पुल्लिंग एक वचन तथा अन्य पुरुष में हो। अब कह रहा है कि यदि कर्ता में भी कारक के चिन्ह लगे हों, कर्म में भी कारक का चिन्ह आए हो, तो जो क्रिया है वह सदैव पुल्लिंग होगी, एक वचन होगी, अन्य पुरुष होगी। देखिए कर्ता लड़कों के साथ ने आया है, कर्म आमों के साथ को आया है, तो यहाँ पे जो क्रिया खाया है वह पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष है। लड़कियों कर्ता है, इसके साथ ने आया है, आमों कर्म है, इसके साथ को आया है, और खाया जो क्रिया है वह इसी कारण से एक पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष में बदल रही है।
कर्ता में यदि समान लिंग वाली विभिन्न संज्ञाएं और से जुड़ी हों तो क्रिया बहुवचन में आती है। यदि समान लिंग वाली, समान लिंग का मतलब है यदि पुल्लिंग है तो पुल्लिंग ही होना चाहिए। जैसे मोहन भी पुल्लिंग है, सोहन भी पुल्लिंग है और दीपक भी पुल्लिंग है, लेकिन सोहन और दीपक के मध्य और लगा है, इसलिए जो क्रिया है वह जो है बहुवचन में प्रयुक्त होगी। इसी प्रकार मधु स्त्रीलिंगी है, शीला भी स्त्रीलिंग है और मीरा भी स्त्रीलिंग है और दोनों और के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो यहाँ भी क्रिया जो है बहुवचन में होगी। यदि कर्ता में संज्ञाएं या से जुड़ी हों, यदि जो कर्ता की संज्ञा है वह या से जुड़ी हों तो क्रिया अंतिम संज्ञा पद के अनुसार बदलती है। अब यहाँ कह रहा है कि मान लीजिए लिंग एक ही न हो, कर्ता 3 हो 4 हो और लिंग एक ही न हो सबका, तो जो क्रिया है, और एक और परिस्थिति है कि अंतिम और उससे पहले वाले जो कर्ता हैं उनके मध्य या लगा हो, तो जो क्रिया है वह अपने निकटवर्ती एकदम अंतिम कर्ता के अनुसार बदलती है। तो मोहन, सोहन या गीता, तो जो क्रिया है जाएगी वह गीता के अनुसार बदलेगी। अब देखिए, कर्ता की विभिन्न संज्ञाएं यदि और से जुड़ी हैं तो क्रिया सदैव पुल्लिंग बहुवचन में आती है। जैसे सभी लड़के, सभी लड़कियां, छात्र और छात्राएं कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ठीक। यदि कर्ता का लिंग ज्ञात न हो तो क्रिया पुल्लिंग रूप लेगी। वहाँ कौन बैठा है, अब यहाँ देखिए वहाँ, इससे कोई लिंग नहीं पता चलता कर्ता का कौन बैठा है, तो इसलिए जो क्रिया होगी वह पुल्लिंग रूप धारण करेगी। कर्ता में सर्वनाम पदों का क्रम प्रायः इस प्रकार होता है, पहले मध्यम पुरुष, फिर अन्य पुरुष और एकदम अंत में उत्तम पुरुष। तो ऐसे पदबंध में क्रिया अंतिम पद के अनुसार बदलती है। जैसे आप, वे और हम तीनों ही सर्वनाम। आप मध्यम पुरुष है, वे अन्य पुरुष है, हम उत्तम पुरुष है। तो इसमें जो क्रिया है वह सदैव अंतिम पद के अनुसार बदलेगी, और अंतिम पद क्या कहता है इसमें, उत्तम पुरुष। ठीक। विशेषण, विशेष्य, अन्विति। विशेषण और विशेष्य के संबंध में क्या धारणाएं हैं। प्रायः आकारांत मतलब अ से अंत होने वाले शब्द जो हैं वो आकारांत कहलाते हैं। विशेषण अपने विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होता है। जो आकारांत विशेषण होते हैं, जिन विशेषण में अंतिम में अ आता है, तो वे अपने विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार बदलते हैं। जैसे काला कुत्ता, देखिए यह विशेषण है काला, इसके अंत में भी आया है कुत्ता, ये कुत्ता। तो जो शब्द है कुत्ता इसके अंत में आया है, तो यह काला जो है इसी के अनुसार बदलेगा। काली बिल्ली, ये भी आकारांत शब्द है, तो यहाँ जो विशेषण है वह भी इसी के अनुसार बदलेगा। यदि विशेष्य के स्थान पर एक से अधिक संज्ञाएं हो तो विशेषण निकटवर्ती विशेष्य के अनुसार बदलेगा। अब देखिए कह रहा है यदि एक से अधिक विशेषताएं बताई गई हों किसी विशेष्य की, जैसे छोटे बड़े, बच्चे और बच्चियां, छोटे बड़े, बच्चे और बच्चियां। अब देखिए इसमें छोटे और बड़े दो विशेषताएं बताई गई हैं, किसकी, बच्चों की। तो यहाँ जो विशेष्य है वह सबसे अंत वाली विशेषता के, जो अपने निकटवर्ती विशेषता बताने वाला विशेषण है उसके अनुसार बदलेगा। तो यहाँ बड़े हैं इसलिए यहाँ बच्चे हो जाएगा। यहाँ कुछ अशुद्धियों के उदाहरण हैं जिन्हें शुद्ध किया गया है। आप यहाँ बैठो, तो यहाँ आप यहाँ बैठिए सही होगा। क्या आप खाना खा लिए हैं, अब देखिए इसका शुद्ध क्या होगा, क्या आपने खाना खा लिया है, इसका यह शुद्ध होगा। ठीक। डॉक्टर साहब आपको बुलाए हैं, डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है। ठीक। यहाँ कारक का चिन्ह लग जाएगा डॉक्टर साहब के बाद। सुरेश या मीरा जाएंगे, सुरेश या मीरा जाएंगे, क्योंकि यहाँ या लगा हुआ है इसलिए यह जो क्रिया है वह मीरा के अनुसार बदलेगी, तो यहाँ जाएंगी हो जाएगा। वाच्य रूपांतरण परिवर्तन संबंधित। वाच्य का रूपांतरण के नियमों से आप परिचित हैं। वाच्य परिवर्तन करते समय जो अशुद्धियाँ आती हैं वह इस प्रकार हैं। यहाँ लोगों के द्वारा सोते हैं, अब देखिए यहाँ लोगों के द्वारा सोया जाता है, यह शुद्ध होगा। बच्चों से परीक्षा नहीं दी,
यहाँ होगा बच्चों से परीक्षा नहीं दी गई, यह इसका शुद्ध वाक्य होगा। प्रेरणार्थिक हमने बताया था, प्रेरणार्थक क्या होता है, जिसमें जो क्रिया होती है वह किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा की जाती है और जो कर्ता होता है वह उस क्रिया को प्रेरित करता है। जैसे सरल वाक्यों को प्रेरणार्थक वाक्यों में परिवर्तन करने के लिए प्रक्रिया प्रेरणार्थीकरण कहलाती है। इस परिवर्तन के में एक और अकर्मक सकर्मक क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया में बदला जाता है तो दूसरी ओर प्रेरक संज्ञाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चा दूध पीता है, यह सकर्मक क्रिया है क्योंकि यहाँ दूध कर्म आया है। अब इसको प्रेरणार्थक में बदलेंगे तो माँ बच्चे को दूध पिलाती है। अब देखिए दूध पीने का काम कौन कर रहा है, बच्चा, लेकिन प्रेरित कौन कर रहा है, माँ कर रही है। ठीक, बच्चा दूध पीता है। फिर देखिए माँ आया से बच्चे को दूध पिलवाती है, यहाँ पीने का काम दूध कौन कर रहा है, बच्चा कर रहा है, और दूध पिलाने का काम कौन कर रहा है, आया कर रही है, लेकिन उसे प्रेरित कौन कर रहा है, माँ कर रही है। ठीक, तो यहाँ दो प्रेरक संज्ञाएं आई हैं। जैसे हलवाई ने मुझे दूध पिया, तो इसका शुद्ध होगा हलवाई ने मुझे दूध पिलाया। पिताजी ने मुझे हलवाई से दूध पिलाया, तो यहाँ होगा पिताजी ने मुझे हलवाई से दूध पिलवाया। तो इस प्रकार से इनको शुद्ध किया जा सकता है। सामान्य भूतकाल में जब हम परिवर्तित करते हैं किसी वाक्य को तो उसमें ने के प्रयोग संबंधी जो नियम है वह दिए गए हैं। जैसे भूतकाल बनाते समय धातु में आ प्रत्यय जुड़ जाता है, लेकिन यह अपत्र किस प्रकार प्रतीत होगा, देखिए यदि धातु व्यंजनांत है, यदि जो धातु है जिसको हमें भूतकाल में बदलना है उसके अंत में व्यंजन है तो आ ही बना रहेगा। लेकिन यदि स्वर है अंत में, धातु के अंत में स्वर है तो वह या में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे पढ़ जो है अंत में ढ़ है जो कि व्यंजन है तो इसमें आ लगेगा क्योंकि हम इसे भूतकाल में बदल रहे हैं, तो यह पढ़ा हो जाएगा। चल जो है अंत में ल है, व्यंजन है, इसमें जब आ लगेगा तो ये भी चला हो जाएगा। ठीक, भूतकाल में बन गया। लेकिन यदि हम आ में, बड़े आ में आ जोड़ते हैं क्योंकि यह खुद ही स्वर है और जब स्वर से जुड़ेगा तो यहाँ पे या बन जाएगा, आया। ठीक, ग में आ जोड़ेंगे तो हो जाएगा गया। ठीक, तो दो स्वर एक साथ आने के कारण य का आगमन हो जाता है। सकर्मक क्रिया वाले भूतकाल के वाक्यों में कर्ता के बाद ने परसर्ग का प्रयोग होता है, जबकि अकर्मक क्रिया से बने भूतकाल के वाक्यों में कर्ता के साथ ने परसर्ग नहीं लगता। अब देखिए सकर्मक आप जानते हैं जिसमें कर्म आया हो, तो सकर्मक क्रिया वाले भूतकाल में वाक्य में कर्ता के बाद ने लगता है। देखिए बच्चा घर जाता है तो यहाँ हो जाएगा बच्चा घर गया। ठीक, बच्चा आम खाता है तो बच्चे ने आम खाया। अब देखिए यहाँ सकर्मक क्रिया थी क्योंकि आम कर्म इसमें आ गया, तो जब सकर्मक क्रिया होगी उसे भूतकाल में बनाएंगे तो कर्ता के साथ ने लगाएंगे, तो बच्चे ने आम खाया। ठीक, जबकि अकर्मक क्रिया से बने भूतकाल के वाक्य में कर्ता के साथ ने परसर्ग नहीं लगाते हैं। देखिए अकर्मक क्रिया है, बच्चा घर जाता है, तो इसमें ने परसर्ग नहीं लगाएंगे। यह ध्यान रखें कि ला, बोल, भूल, मिल आदि कुछ क्रियाएं मूलतः सकर्मक हैं, लेकिन भूतकाल के वाक्यों में कर्ता के बाद ने परसर्ग नहीं लगता तथा वाक्य में वे अकर्मक की भांति प्रयुक्त होते हैं। यह कुछ शब्द हैं, कुछ अपवाद हैं जिनको आपको याद रखना है। बच्चा किताब नहीं लाता, अब देखिए ला आया है तो इसमें बच्चा किताब नहीं लाया, अब इसमें आपको ने परसर्ग नहीं लगाना है, यह कुछ अपवाद है। ठीक, इसके बाद देखिए हिंदी में कर्ता के बाद ने परसर्ग का प्रयोग वर्तमान काल पूर्ण पक्ष तथा भूतकाल पूर्ण पक्ष के वाक्यों में भी होता है। अभी तक ने परसर्ग का प्रयोग हम भूतकाल में कर रहे थे, अब इसका प्रयोग वर्तमान काल के पूर्ण पक्ष तथा भूतकाल के भी पूर्ण पक्ष में होगा। पूर्ण पक्ष का अर्थ है कि क्रिया संपूर्ण हो गई होगी। माता जी ने खाना बना लिया, देखिए खाना बनाने की क्रिया पूर्ण हो चुकी है। ठीक,
वर्तमान काल में पूर्ण हुई, अभी भी पूर्ण हुई, तो यह पूर्ण वर्तमान काल हुआ। माता जी ने खाना बना लिया था, यहाँ देखिए भूतकाल में ही खाना बन चुका था, क्रिया भी पूर्ण हो चुकी थी और वाक्य भी भूतकाल में है, इसलिए यहाँ ने का प्रयोग हुआ है। भूतकाल तथा ने संबंधी अशुद्धियों के उदाहरण, हम खाना खा लिए हैं। ठीक, अब देखिए यह वाक्य गलत है, यहाँ होगा हमने खाना खा लिया, ने यहाँ पे लगेगा। हमने दिल्ली जाना है, अब देखिए यहाँ ने लग गया है, जबकि इसका होगा हमें दिल्ली जाना है, क्योंकि अभी गए नहीं दिल्ली, भविष्य का वाक्य है, अभी जाना है। ठीक, तो यहाँ ने नहीं लगेगा। मैं आज नाश्ता नहीं किया, तो यहाँ होगा मैंने आज नाश्ता नहीं किया। ठीक, अन्य अशुद्धियाँ देखिए, अन्य अशुद्धियों में परसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ, पुनरुक्ति की अशुद्धियाँ प्रमुख हैं। इसके अलावा वाक्य निर्माण में कुछ और भी अशुद्धियाँ होती हैं, आइए इन सब पर विचार करें। मोहन का एक बेटा है, तो यहाँ मोहन को एक बेटा हुआ। ठीक, गाय के पास 4 पैर होते हैं, यहाँ होगा गाय के पास 4 पैर होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं, पास यहाँ से हट जाएगा। किताब छत में पड़ी है, क्योंकि छत में नहीं होगा, यहाँ पे छत पर पड़ी है। मैं रेलगाड़ी पर आया, मैं रेलगाड़ी से आया, रेलगाड़ी पर नहीं होगा। तो इस प्रकार कुछ अशुद्धियाँ हैं, इन्हें आप समझिए और अभ्यास कार्य को पूरा करने के प्रयास